आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमित शाह ने अहमदाबाद में मोबाइल ब्लड कलेक्शन वैन को दिखाई हरी झंडी। गांधीनगर में सहयोग से समृद्धि बैठक में सहकारिता को मजबूत करने पर जोर। दिल्ली में खौफनाक सड़क हादसा, रील बना रही थी बहन, गलत दिशा में दौड़ी स्कॉर्पियो ने ली 23 वर्षीय साहिल की जान। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। संजय राउत का बड़ा बयान, देश में वंदे मातरम नहीं अब मोदी मोदी बोलने का बयान जा रहा है, डर का माहौल बनाया जा रहा है। श्रवण कुमार का बयान, कर्पूरी ठाकुर के सपनों को नीतीश कुमार ने किया साकार, रामविलास पासवान के अपमान पर आरजेडी पर निशाना। सूरत में क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन दौरान हंगामा, आरोपी चिराग गोटी के पहुंचते ही फूटा लोगों का गुस्सा, कड़ी सुरक्षा, जांच जारी। दिल्ली में हुए सड़क हादसे में 23 वर्षीय साहिल धनसेरा की स्कॉर्पियो की टक्कर से मौत हो गई। दुर्घटना से ठीक पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया में सामने आ रहा है, जिसे कथित तौर पर कार के अंदर से नाबालिग आरोपी की बहन रील बनाने के लिए रिकॉर्ड कर रही थी। वीडियो में दिख रहा है कि आरोपी बिना डिवाइडर वाली सड़क पर गलत दिशा में गाड़ी चला रहा था और सामने से आ रही बस से बाल बाल बचने के बाद साहिल की बाइक से सीधे टक्कर हो जाती है। टक्कर के बाद स्कॉर्पियो ने एक स्विफ्ट डिजायर टैक्सी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्कॉर्पियो, टैक्सी और बाइक को बुरी तरह क्षतिग्रस्त पाया, जबकि साहिल का शव सड़क किनारे मिला। परिजनों का आरोप है कि वायरल वीडियो का वह हिस्सा हटा दिया गया है जिसमें हादसा स्पष्ट दिख रहा है। दिल्ली के द्वारका रोड एक्सीडेंट केस में घायल कार ड्राइवर अजीत सिंह का बयान सामने आया है। इस हादसे में साहिल धनसेरा की मौत हो गई, जबकि अजीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप है कि एक नाबालिग द्वारा चलाई जा रही एसयूवी ने पहले बाइक को टक्कर मारी और फिर कार से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और वाहन चलाने वाले नाबालिग व संबंधित पक्षों की जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया भी जारी है। ये मैं उधर साइड में खड़ा था, लाल बहादुर कॉलेज है उसके साइड में, तो उधर पीछे से वो स्कॉर्पियो आई और उसने मेरी गाड़ी में ठोक दी और मेरी गाड़ी आगे जाके लगी बस में। और फिर कुछ बच्चों ने मेरे को बाहर निकाला गाड़ी से और उन्होंने हॉस्पिटल भिजवाया। ये इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, इसमें इलाज मैं 12:15 बजे के करीब पहुंचा था। फिर उन्होंने एक्सरे ये कराए, उसके बाद टाँके वगैरह लगाए और मेरे को 4 बजे के करीब छुट्टी दे दी थी। सर मांग तो यही है कि भाई मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ। अब डॉक्टर के हिसाब से तो 5-6 महीने का हो गया मेरा, तो जब तक मेरा क्या होगा परिवार का। अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 16 स्थित 16 सिविल अस्पताल में मोबाइल ब्लड कलेक्शन वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिससे जरूरतमंद मरीजों तक समय पर रक्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था और मजबूत होगी। इसके बाद गांधीनगर में उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों के साथ सहयोग से समृद्धि थीम पर आयोजित बैठक में भाग लिया, जहां सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने, राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने पर विस्तार से चर्चा हुई। योगी आदित्यनाथ के वंदे मातरम संबंधी बयान पर संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। शिवसेना बाल साहब ठाकरे के नेता और सांसद संजय राउत ने कहा कि लोग वंदे मातरम बोलते हैं, लेकिन देश में डर का माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने एक इंटरव्यू का उदाहरण देते हुए कहा कि अभिनेत्री तापसी पन्नू से जब पूछा गया कि उनके प्रिय नेता राहुल गांधी हैं या नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने जवाब में कहा कि उन्हें देश में रहना है, इसलिए मोदी जी। राउत ने कहा, पहले नारा था इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, लेकिन अब माहौल ऐसा बना दिया गया है कि इस देश में रहना होगा तो मोदी मोदी कहना होगा और लोगों के मन में पैदा हुआ भय समाप्त होना चाहिए। वंदे मातरम तो बोलना है और लोग बोलते भी है ना। अरे ये दूसरा क्या कर सकते हैं। ये एक एक्ट्रेस है तापसी पन्नू ने एक इंटरव्यू में उसका देख रहा था, किसी ने मुझे भेजा है, उसको पूछा कि आपके प्रिय नेता कौन है, राहुल गांधी और मोदी। पूछा, वो मेरी लड़की ने हाथ जोड़कर कहा, मोदी जी मुझे देश में रहना है। ये लोगों की भावना है। पहले इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, ये नारा था। अब इस देश में रहना होगा तो मोदी मोदी करना होगा, नहीं तो आप देश में नहीं रह सकते। ये भय लोगों के मन में अब पैदा हो गया है और ये भय को निकलना होगा।
हम सबको। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुण्यतिथि के मौके पर कहा कि उनके सपनों को अगर किसी ने साकार किया है तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। वहीं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को अपमानित किए जाने पर कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का शुरू से यह कल्चर रहा है। सुनिए उनका पूरा बयान। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के पुण्यतिथि के अवसर पर उनको पुष्पांजलि करने के लिए हम लोग आए थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो सपना था, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो बिहार के गरीबों के लिए, लाचार के लिए, प्रसाद के लिए, वंचितों के लिए उन्होंने काम अधूरा छोड़ा था, उसको बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी लगातार धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनके पुण्यतिथि भी सब लोग मनाते हैं, लेकिन असली पुण्यतिथि उनकी तभी होती है जब उनके सपने को साकार करने में लोग काम करते हैं और बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री काम करते हैं। राजद करे कि असल कर सकते हैं अनुनायी कहिए बारिश कहिए, बारिश तो ठीक ही बताते हैं। अगर बारिश होते तो कर्पूरी ठाकुर जी बेदाग निकले हैं अपने राजनीतिक सामाजिक जीवन में, कहीं पर उनको दाग नहीं लगा, और जो जिनके ऊपर दाग लग रहा है वो कर्पूरी ठाकुर के सच्चे अनुयायी नहीं हो सकते। सूरत में फिरौती, मारपीट और फायरिंग जैसे गंभीर आरोपों में गिरफ्तार आरोपी चिराग गोटी को जब पुलिस क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन के लिए घटनास्थल पर लेकर पहुंची तो माहौल तनावपूर्ण हो गया। आरोपी के पहुंचते ही स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने नारेबाजी करते हुए आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। बढ़ते आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने तुरंत अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रित किया। अधिकारियों के अनुसार रिकंस्ट्रक्शन प्रक्रिया जांच का कानूनी हिस्सा है और ठोस सबूत जुटाने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपी से लगातार पूछताछ भी जारी है। चिराग गोटी जो है वो उसके खिलाफ 10 से ज़्यादा गुना रजिस्टर हुए हैं। वो एक एनडीपीएस के केस में वांटेड था। वो सुप्रीम कोर्ट से आदेश से सरेंडर हुआ था। उसके बाद में उसके खिलाफ अलग अलग वीडियोस वायरल हुए और लोगों को मारता पीटता हुआ दिख रहा था। तो लोगों में एक आक्रोश था कि इसका जो रिकंस्ट्रक्शन अच्छी तरह से किया जाए। तो पुलिस ने है कल एक जो धाक धमकी का गुना था उसमें लाके उसका जो एरिया था वहाँ पे ले जाके रिकंस्ट्रक्शन किया था और लोगों में अलग माहौल था। कई लोग खुश भी थे और कई लोगों को ये एहसास हुआ था कि आज उनको सही न्याय मिला है। सर, चिराग गोटी की बात की जाए, कितना माताबारे की छाप करा था तो जैसे अलग अलग वीडियोस हमारे ध्यान में आए तो ये जैसे तालिबान लोग पीटते हैं ऐसे लोगों को पीटता था। तो ये लुक्खा था और इसको पुलिस ने अभी ठीक कर दिया है और आगे भी जो भी फरियादी आएंगे तो उसके खिलाफ गुना दाखिल करेंगे। जिस तरह से पहले सूरत पुलिस ने कई ऐसे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया कि आने वाले समय में चिराग गोटी के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करेगी। चिराग गोटी और उसकी जो गैंग में जो शामिल है उन सब पे कार्रवाई की जाएगी। सूरत में साल 2005 के हथियारों से हमले के मामले में फरार चल रहे आरोपी भाइयों को आखिरकार 21 साल बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सूरत पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने लंबी जांच, पूछताछ और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से दोनों को प्रयागराज के अत्तर सुइया चौराहा क्षेत्र से धर दबोचा है। मामला वराछा थाना क्षेत्र में दर्ज था, जहां अश्विनी कुमार गौशाला सर्कल के पास एक युवक पर तलवार और पिस्टल से हमला किया गया था। झुग्गी बस्ती हटाने के बाद आरोपियों को कोई रिकॉर्ड नहीं बचा और केस ठंडा पड़ गया था। लेकिन एसओजी ने 200 से ज्यादा लोगों से संपर्क कर सुराग जुटाया और उनकी जड़ें जौनपुर से जोड़ी। गिरफ्तारी के लिए पुलिसकर्मियों ने चाय वाले और ग्राहक का भेष बनाकर कई घंटों तक निगरानी की और पहचान पक्की होते ही दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने हमला करना कबूल किया है और बताया कि वे वर्षों से नाम बदलकर अलग अलग शहरों में छिप कर रह रहे थे। इस साल से वांटेड अपराधी थे। एसओजी की टीम को इन्फॉर्मेशन मिली कि अश्विनी कुमार गौशाला के पास जो है एक झगड़ा हुआ था और वहाँ ये दोनों जो संतोष यादव और संतोष उर्फे शिव यादव, ये दोनों ये प्रयागराज यूपी के रहवासी यहाँ आए थे और यहाँ से झगड़ा करके उनकी पिस्टल वो छोड़ के चले गए थे। तो ये वांटेड थे, 21 साल से वांटेड थे। वराछा पोस्ट का ये गुना था और हमारी टीम वहाँ गई, उनको ढूंढा और उनको पकड़ा और यहाँ रजू किया गया है। 20 सालों में सर ये अपनी पहचान छुपाने के लिए काफी अलग अलग जगह पर भी
हाँ, वो अलग अलग जगह जो है वहाँ रहते थे, लेकिन हमको जैसे इन्फॉर्मेशन मिली तो हम वहाँ अलग अलग बेस धारण करके वहाँ रहे थे, और फिर एसओजी को ये जो दोनों आरोपी है वो एसओजी के पास पकड़े गए। उस वक्त तो लोग पिस्तौल और रिक्शा छोड़कर भाग गए थे, तलवार से हमला किया था, कितनी सच्चाई है? ये जो है पूरा जो एफआईआर है वो दर्ज है, उसमें ये सब एफआईआर में लिखा गया है, और वो तपास भी हुई है, और आज 21 साल के बाद ये लोग पकड़े गए। दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव के सरकारी स्कूलों में इस वर्ष से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई बोर्ड परीक्षा का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। प्रशासन के मार्गदर्शन में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से सभी हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के सरकारी विद्यालयों को सीबीएसई से संबद्ध किया गया था, और अब पहला बैच 2026 बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहा है। कक्षा 10वीं की परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होकर 7 मार्च तक चलेगी, जिसमें 16 सरकारी स्कूलों के कुल 32,006 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। परीक्षा के लिए पूरे संघ प्रदेश में 13 केंद्र बनाए गए हैं, और शिक्षा विभाग ने सुचारू संचालन हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं मंगलवार से देश भर में शुरू हो गई हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि 10वीं के सभी छात्रों के लिए पहली बोर्ड परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है, और कम से कम 3 विषयों में अनुपस्थित रहने वाले छात्रों को अनिवार्य पुनरावृत्ति श्रेणी में रखा जाएगा, जिससे वे केवल अगले वर्ष फरवरी की मुख्य परीक्षा में ही बैठ सकेंगे। 2026 से 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम प्रणाली लागू की गई है, जबकि 10वीं का मूल्यांकन पारंपरिक भौतिक माध्यम से होगा। नई व्यवस्था के तहत शिक्षकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अभ्यास सत्र पूरा करने और लॉगिन विवरण पंजीकृत ईमेल पर भेजे जा रहे हैं। मुंबई में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर से बाहर हुई फायरिंग की घटना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ताज़ा जानकारी के अनुसार 6 और आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें पूछताछ के लिए मुंबई लाया गया। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और फायरिंग के पीछे की मंशा तथा संभावित साजिश की पड़ताल कर रही है। हालांकि इस घटना ने किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन हाई प्रोफाइल शख्सियत से जुड़े इस मामले ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुंबई पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और आगे भी कार्रवाई संभव है। मुंबई में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग की घटना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक फायरिंग के सिलसिले में आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें अब मुंबई लाया जा रहा है। यह घटना उस समय सुर्खियों में आई जब रोहित शेट्टी के घर के बाहर गोलियां चलने की खबर फैली। हालांकि इस फायरिंग में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मुंबई पुलिस ने तेजी से जांच शुरू कर दी है और अलग अलग राज्यों में छापेमारी की। राजस्थान से गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ के बाद इस पूरे नेटवर्क और साजिश की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के अनुसार पुलिस इस मामले में फायरिंग के पीछे की मंशा, संभावित साजिश और किसी बड़े गिरोह की भूमिका की जांच कर रही है। दीपक एक्यूज नंबर 6, सनी एक्यूज नंबर 7, ऋतिक एक्यूज नंबर 8, सोनू एक्यूज नंबर 9, विशाल एक्यूज नंबर 10 और जतिन एक्यूज नंबर 11 है। जिसमें से दीपक चंद्रा के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि उसने शूटिंग की है। एज पर केस ऑफ प्रोसिक्यूशन बता रहा हूँ मैं, और बाकी के सनी और सोनू उसके साथ में थे। ऋतिक को इसीलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि वो हरियाणा में है, वो इनका परिचित था और उसने इनको रुकने दिया। हमारे आर्ग्यूमेंट्स ये थे कोर्ट में कि ऋतिक को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी और उसके दोस्त होने के नाते इन्होंने उसको अप्रोच किया और इसीलिए उसने उनको रुकने दिया। और उसके बाद आपका विशाल है, विशाल आगरा का रहने वाला है, वो भी इनका परिचित है। जब ये लोग यहाँ से भागकर आगरा गए तो वहाँ जाके उन्होंने उसके घर में शरण ली, उसके घर में रुके ये बोल करके वो वेकेशंस पे, मतलब वो घूमने आए हुए हैं, तो उसको वहाँ रुकाया गया, इसीलिए विशाल को अरेस्ट किया गया। और जब ये आगरा से यहाँ गए नोएडा, जहाँ पर जतिन रहता है, वो भी इनका परिचित है, दोस्त है, तो वहाँ जाने के बाद इनके पास ऑटो रिक्शा का भाड़ा देने का 1500 रुपये नहीं था। जो पैसा उसने दिया
और उस बेस पर वो डिटेक्ट करके उसको भी अरेस्ट किया गया है। पुलिस का ये कहना है कि दीपक चंद्रा मेन शूटर है और दीपक, सन्नी और सोनू ये तीनों ने आकर के इस जगह पर बार बार रेकी की हुई है। पुलिस का ये ग्राउंड था कि उनको ये हथियार बरामद करने हैं, ये हथियार इनको कहाँ से मिले उस बारे में इन्वेस्टिगेशन करना है और सबसे मेन उनको ये भी जानना है कि मोटिव क्या था ये सब करने का। उस ग्राफिक्स को हमसे शेयर नहीं किया गया, हमसे रिमांड कॉपी भी शेयर नहीं हुई है, मतलब पढ़ने के लिए दी थी हमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने, लेकिन वो ग्राफिक्स वगैरह हमें नहीं दिया गया। मेरे एसोसिएट का बताना है कि वो ग्राफिक्स सिर्फ एक चार्ट है कि इसमें जो मेन एक्यूज कौन है और उनके द्वारा किसका किसका रोल है और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। इसके पहले जो 5 गिरफ्तार हैं उनकी गिरफ्तारी के बारे में बता करके कोर्ट से ये बोला गया कि उनके इन्वेस्टिगेशन में इन लोगों के नाम बाहर आए हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेशन और करना है। 1 फरवरी 2026 को मूवी प्रोड्यूसर डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग हुई थी। इस विषय में जुहू पुलिस स्टेशन में 126/26 एफआईआर रजिस्टर किया गया था। बाद में इस एफआईआर को मुंबई क्राइम ब्रांच के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया गया था और इसमें 19/26 इस क्राइम नंबर से री रजिस्टर हुआ था। इसमें आगे की जांच खंडनी विरोधी पथक मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। शुरुआत में खंडनी विरोधी पथक ने टोटल 5 आरोपी गिरफ्तार किए थे। साथ ही में इस क्राइम में मोका कायदा के सेक्शंस लगाए गए हैं। कल टेक्निकल एनालिसिस और ह्यूमन इंटेलिजेंस और साथ ही में हरियाणा एसटीएफ और यूपी एसटीएफ की मदद से हमने 7 और आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जिसमें जिस आरोपी ने रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की थी उस आरोपी का भी समावेश है। अब तक टोटल 12 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और आगे की जांच खंडनी विरोधी पथक मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की सुरक्षा को लेकर भी अब चिंता बढ़ गई है। मुंबई पुलिस का कहना है कि मामले की गहराई से जांच जारी है और आगे भी गिरफ्तारी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब मामला किसी हाई प्रोफाइल शख्सियत से जुड़ा हो। राजस्थान झीलों के शहर उदयपुर को भारतीय रेलवे की ओर से बड़ी सौगात मिली। लंबे इंतजार के बाद अहमदाबाद से जुड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी और उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई सेवा से क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक यात्रा सुविधा का भी लाभ मिलेगा। खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।